तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है नया इनकम टैक्स का बिल आ गया और ना हमने इसका एनालिसिस करके ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कभी आपके पास अगर फ्री टाइम रहे तो जरूर से उस एनालिसिस को देखें। आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में जो इनकम टैक्स है उसका क्या स्वरूप रहने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर और द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन फ्यूचर। अच्छा, आज इस वाले वीडियो में साहब हम आपके साथ तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। एक है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, दूसरा है बिजनेस ट्रस्ट और तीसरा है इन्वेस्टमेंट फंड। और इन तीनों को हम एक कॉमन एक नाम देते हैं जिसको हम थ्री मैजिकल वर्ड्स कह सकते हैं, पास थ्रू एंटिटीज। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह साहब ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है इनकम टैक्स बिल आ गया और ऐसा देखा जाता है कि भविष्य में जो चीजें हमारे एक्ट का पार्ट नहीं रहती हैं वो चीजें इंश्यूट के भी प्रायोरिटी लिस्ट में गिर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मतलब बजट ने अगर किसी प्रोविजन को हटा दिया है तो फिर इंश्योर्ड भी मतलब आने वाले एग्जाम्स में उन प्रोविजंस पे ज्यादा फोकस नहीं देता। सर बजट अगर हटा ही देगा तो फिर इंश्योर्ड उसको कैसे पूछेगा। साहब बजट जब अप्लाई करता है और इंश्योर्ड के एग्जाम्स में दो अटेम्प्ट्स का डिफरेंस रहता है सीए फाइनल में। जैसे बजट 2025 जो आया है वो आपके सीए फाइनल के लिए मई एंड नवंबर 26 को अप्लाई करेगा। तो लेट्स से अगर कोई प्रोविजन बजट 2026 में हट गया, मतलब अगर कोई प्रोविजन बजट 2025 में हट गया तो उस प्रोविजन के मई और नवंबर 25 में आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बिकॉज इंस्टीट्यूट को भी लगता है साहब कि फ्यूचर में तो ये है ही नहीं, तो जो चीजें फ्यूचर में कंटिन्यू कर रही हैं बच्चों को उन्हीं चीजों के बारे में पूछा जाए। अच्छा, तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं साहब की जो पास थ्रू एंटिटीज हैं, अगर ये इनकम टैक्स बिल 2025 में हट जाती, जो हटनी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके साथ इनकम टैक्स बिल के ऊपर बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये सारी की सारी चीजें इनकम टैक्स बिल में कंटिन्यू करेंगी। बट लेट से हट जाती है, लेट से अगर लॉ मेकर जो थे जिन्होंने उस बिल को ड्राफ्ट किया उनसे गलती हो जाती, उनसे कुछ फाइल जो है वो इंक्लूड करना ओमिट हो जाते, मतलब किसी भी वजह से हट जाती तो पास थ्रू एंटिटीज को रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि इस बात की सर्टिनिटी थी, इस बात की श्योरिटी थी कि ये मई और नवंबर 25 के एग्जाम में भी नहीं आने वाला, क्योंकि भविष्य में जब बचा ही नहीं तो इंस्टीट्यूट बच्चों को परेशान नहीं करता। बट ऐसा नहीं हुआ। अगर जो इनकम टैक्स बिल 2025 है उसने साहब पास थ्रू एंटिटीज में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड को तो कंटिन्यू किया ही किया, साथ में वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के नाम से एक नया पास थ्रू एंटिटी भी जोड़ दिया। हाँ, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब वो इनकम टैक्स बिल जब एक्ट बनेगा, अब वो एक्ट कब से अप्लाई करेगा, इंस्टीट्यूट उस एक्ट को कब किस अटेम्प्ट से एप्लीकेबल करेगा, तो जिस अटेम्प्ट से आईसीआई उस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को अप्लाई करेगा उन बच्चों के लिए 4 पास थ्रू एंटिटीज हो गई। कौन कौन सी? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स। आपके लिए सिर्फ 3 ही। चलिए फिर टाइम पास बहुत हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले साहब वीडियो को डियर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साहब देखें डियर, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिवीजन वीडियोस बनाई जाए, आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेकर आई जाए। और पर मैं थोड़ा सा आप बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने ग्रुप में, सर्कल में, जहां भी आप हैं, आप इन वीडियोस को शेयर करें। इट विल गिव अस अ बिट ऑफ मोरल बूस्ट। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले तो सर इन मतलब तीनों को एक साथ पढ़ने का रीजन, इन तीनों को साहब एक साथ पढ़ने का रीजन ये है कि जब इनकम टैक्स एक्ट में जब ये तीनों चीजें आई थी, आसपास ही आई थी और इनमें काफी कॉमन प्रोविजंस हैं। और जहां तक एग्जाम में इसकी एप्लीकेबिलिटी का सवाल है, आप ये मान के चलें कि 6 से लेके 8 नंबर हर अटेम्प्ट में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पास थ्रू एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपके साथ मतलब डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास थ्रू? पास थ्रू का मतलब क्या होता है? डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा लंबे इतिहास में तो नहीं जाएंगे बट एक छोटी सी बात आपके साथ कर ही लेते हैं। क्या? अच्छा, देखेंगे साहब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिशियल प्रोविजन, जो सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिशियल पोजीशन में होता है वो इंडिविजुअल होता है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिशियल पोजीशन में होता है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि इंडिविजुअल को स्लैब रेट मिल जाते हैं, इंडिविजुअल को बहुत सारे हम कह सकते हैं कि इनकम के मतलब रिबेट मिल जाते हैं, रिलीफ मिल जाते हैं, डिडक्शन मिल जाते हैं, और साथ में इंडिविजुअल को बहुत तरीके का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउड होता है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप किसी और एंटिटी को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनीज, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते जितने कि इंडिविजुअल को होते हैं। उनके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता, उनके ऊपर फ्लैट टैक्स लगता है, उनको बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, रिबेट्स वगैरह नहीं मिलते। तो मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर मैं
टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं सो इट इज बेटर टू बी एन इंडिविजुअल। पर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस करना है, अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। क्या मेरी बात समझ पाए? टैक्स के लिए तो साहब इंडिविजुअल इज अ बेटर ऑप्शन, बट अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स या अगर आपको कोई बड़ा मतलब अगर आपको कोई बड़ी सी अगर बिजनेस एक्टिविटी करनी है तो वो इंडिविजुअल रह के तो नहीं हो सकती। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो उन एक्टिविटीज के लिए हमें अदर देन इंडिविजुअल एंटिटी बनना पड़ेगा। लेट्स से हमें ट्रस्ट बनना पड़ेगा, एलएलपी बनना पड़ेगा, फर्म बनना पड़ेगा, कंपनी बनना पड़ेगा। पर जैसे हम इनमें से कोई भी एंटिटी बनते हैं, हम जो है साहब वो हम लेस फेवरेबल टैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। तो सर ज्यादा टाइम पास नहीं करो। अच्छा, तो पास थ्रू एंटिटीज का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, आप जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करो वो आप ट्रस्ट के फॉर्म में करो, एलएलपी के फॉर्म में करो, कंपनीज के फॉर्म में करो। पर सर जैसे मैं इन एंटिटीज के फॉर्म में अपना बिजनेस करूंगा, मेरे ऊपर तो टैक्स का लेस बेनिफिशियल पोजीशन आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपके लेवल पे, एंटिटी के लेवल पे हम आपको इनकम पे टैक्स लगाएंगे ही नहीं। मतलब एंटिटी के लेवल पे, क्योंकि आप एंटिटी बना के अपना बिजनेस करोगे। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं सिक्योरिटाइजेशन का बिजनेस करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? आप बच्चों ने एसएफएम में पढ़ा होगा, ऑल्दो हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो इंडिविजुअल एंटिटी के बेसिस पे तो पॉसिबल है ही नहीं। मुझे साहब अपने आप को या तो एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट या फर्म वगैरह बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपने आप को इनमें से कोई भी एंटिटी बनाई, मेरे ऊपर जो है वो हायर टैक्स रेट लगना शुरू हो गया, स्लैब मेरे हाथ से निकल गया और मेरे ऊपर काफी तरीके के डिसएडवांटेजेस है। आर यू गाइस गेटिंग? तो ठीक है साहब, आप इन एंटिटीज को बना के इन बिजनेसेस को करो, पर आप जो भी इनकम अर्न करोगे उस इनकम पे हम आपके लेवल पे, आपके मींस एंटिटी के लेवल पे उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब इनकम आ किसको रही है? एंटिटी को। पर एंटिटी से हम इस इनकम को क्या कर देंगे सर, ये क्या कर रहे हो? पास थ्रू कर देंगे। मतलब एंटिटी से ये इनकम पास थ्रू हो गई और पास थ्रू के किसके पास चली गई? उसके इन्वेस्टर्स के पास चली गई। मतलब जो इनकम एंटिटी के पास आ रही है, आ तो एंटिटी के पास रही है, बट एंटिटी के लेवल पे उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। मींस एंटिटी के लेवल पे हम आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे? एग्जेम्पशन, मतलब पास थ्रू। और उस इनकम को हम किस लेवल पे टैक्स कर देंगे? इन इट्स इन्वेस्टर्स हैंड। डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में दो फंडामेंटल हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए किसी भी इनकम का, और दूसरा डबल नॉन टैक्सेशन भी नहीं होना चाहिए किसी भी इनकम का। मतलब किसी एक इनकम पे दो लोगों को टैक्स नहीं देना, और ऐसा ना हो कि किसी इनकम पे कोई भी टैक्स ना दे। ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर एक इनकम एक पर्सन के हैंड में एग्जम्प्ट है तो उसे दूसरे पर्सन के हैंड में टैक्सेबल बनाना पड़ेगा, और अगर कोई इनकम पहले पर्सन के हैंड में टैक्सेबल हो गई तो उसे हम दूसरे पर्सन के हैंड में एग्जम्प्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल साहब, आपको पता है पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट्स में टैक्स पे करते हैं, और जब वो प्रॉफिट्स में टैक्स पे करने के बाद अपने प्रॉफिट्स को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके पार्टनर्स के हैंड में वो प्रॉफिट सेक्शन 10(2) में एग्जम्प्ट हो जाता है। आर यू गाइस गेटिंग? क्योंकि पार्टनर्स ने उस प्रॉफिट में अपने लेवल पे, एंटिटी के लेवल पे टैक्स पे कर दिया, तो पार्टनर्स के लेवल पे वो प्रॉफिट्स क्या हो गए? एग्जम्प्ट हो गए। अच्छा, बहुत सारे देश डियर ऐसे हैं जो कि पार्टनर्स को भी मतलब पार्टनरशिप फर्म को भी पास थ्रू का स्टेटस देते हैं। हमारे देश इंडिया में साहब पार्टनरशिप फर्म को पास थ्रू का स्टेटस नहीं मिला हुआ। पार्टनरशिप फर्म असेस होती है एज सच, मतलब पार्टनरशिप फर्म अपनी एंटिटी लेवल पे असेस्ड होती है। पार्टनरशिप फर्म को उसकी एंटिटी लेवल पे टैक्स देना पड़ता है। तो जब पार्टनरशिप फर्म को उसकी एंटिटी लेवल पे टैक्स देना पड़ेगा, मींस पार्टनरशिप फर्म ने एंटिटी लेवल पे टैक्स दे दिया, तो पार्टनरशिप फर्म जब वो प्रॉफिट्स को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट प्रॉफिट वुड बी एग्जम्प्ट। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो चलिए फिर टाइम पास ज्यादा नहीं करते, तो हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ पास थ्रू क्या कहता है कि साहब जो एंटिटीज होंगी वो एंटिटीज के फॉर्म में अपना बिजनेस करें। यू कैरी योर बिजनेस बाय मेकिंग एन एंटिटी। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं इस बिजनेस से, और अर्निंग आपकी किस फॉर्म में हो सकती है? अर्निंग आपकी हो सकती है साहब रेंटल के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, कैप गेन के फॉर्म में, पीजीबीपी वगैरह के फॉर्म में। वो अर्निंग्स हम एंटिटी लेवल पे टैक्स ना करके एंटिटी के इन्वेस्टर लेवल पे टैक्स कर देंगे। प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा, होना क्या चाहिए था? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है? प्रॉफिट्स को एंटिटी लेवल पे टैक्स कर दो, वो प्रॉफिट उसके इन्वेस्टर लेवल पे एग्जम्प्ट हो जाएगा।
पर एंटिटीज को एनकरेज करने के लिए कि आप ये बिजनेसेस करें, हमने एंटिटी को पास थ्रू दे दिया और प्रॉफिट को इन्वेस्टर लेवल पर टैक्स कर दिया। और अगर हम प्रॉफिट्स को इन्वेस्टर लेवल पर टैक्स करेंगे साहब, इन्वेस्टर्स मोस्टली कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स। उनके ऊपर लगता है स्लैब रेट, मतलब लोअर टैक्स रेट। उनको चैप्टर 6 के बेनिफिट्स मिल जाते हैं और उनको बहुत सारे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउड है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से, अगर मैं 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं लेट से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट, अगर मैं लेट से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के हैंड में टैक्स करता हूं, तो उस प्रॉफिट में इफेक्टिव टैक्स कितना बनता है साहब? 15 लाख का 30% बोले तो सर, 15 लाख का 30% बोले तो 4.5 लाख रुपए, मतलब 15 लाख इंटू 0.3 प्लस 4% बोले तो 4,68,000 रुपए। मतलब 15 लाख का प्रॉफिट अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के हैंड पे टैक्स करता हूं तो उस पर टैक्स बनता है 4,68,000 रुपए। बट अगर मैं यही प्रॉफिट अगर मैं पार्टनर्स को पास थ्रू करवा दूं किसी तरीके से, तो पार्टनर्स के लिए उस प्रॉफिट पर टैक्स कितना बनता है? अगर वो डिफॉल्ट रिजीम में रहते हैं तो 1,40,000 प्लस 4% बोले तो 1,45,000 रुपए। तो पार्टनर्स को साहब उसी प्रॉफिट में 4.5 लाख का टैक्स देना पड़ा। पार्टनरशिप फर्म को उसी प्रॉफिट पे 4.5 लाख का टैक्स देना पड़ा, पार्टनर्स को उसी प्रॉफिट में 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ा, मतलब 1/3 ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। Are you guys getting? तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पास थ्रू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ एंटिटीज ऐसी होंगी जिनके हम एंटिटी लेवल पे जिनको हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उस इनकम को हम जब वो अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम इन्वेस्टर के लेवल पर टैक्स लगा देंगे। सर एक बात बताओ, एंटिटी को पास थ्रू मिल गया, वो इन्वेस्टर्स को पैसा आगे जो है वो बांटती ही नहीं है, मींस इन्वेस्टर्स को पैसा वो क्या नहीं करती? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। एंटिटी के लेवल पे आप टैक्स लगाओगे नहीं, इन्वेस्टर्स को पैसा उन्होंने बांटा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तब तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल नॉन टैक्सेशन। तो इसको डील करने के लिए हमने क्या कहा कि अगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर अगर ये एंटिटीज पास थ्रू एंटिटीज अगर इनकम को अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो हम इसको डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन मान के साल के एंड में हम ये डिम्ड कर लेंगे कि पास थ्रू एंटिटीज ने इनकम को अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो अब साहब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो तरीके की पास थ्रू एंटिटीज हो सकती हैं साहब, वो एंटिटीज जिनको कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस मिला हुआ है, मतलब ऐसी एंटिटीज जिनके कोई भी इनकम उनके एंटिटी लेवल पर टैक्स नहीं होगी, उनकी सारी की सारी इनकम उनके इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगी। मतलब एंटिटी लेवल पे सारी इनकम एग्जम्प्ट होगी, इन्वेस्टर्स के लेवल पे वो इनकम टैक्स होगी। ये होती है कंप्लीट पास थ्रू। इन भारत जैसे देश में साहब कंप्लीट पास थ्रू इज अ रेयर केस, मतलब बहुत रेयर, अगर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही कोई ऑप्शन सरकार के पास नहीं बचा, तो वो कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस देती है। और इन्होंने दे दिया वो स्टेटस किसको? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को। इंडिया में साहब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को क्या मिल गया? कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस, मतलब कोई भी इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की लेवल पर टैक्स नहीं होगी, और वो सारी इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनके इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगी। ठीक बात? अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा। और अगली जो पास थ्रू एंटिटीज हो सकती हैं डियर, इनको हम कहेंगे पार्शियल पास थ्रू एंटिटीज। तो पार्शियल पास थ्रू एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं जिनको कुछ इनकम के लिए पास थ्रू स्टेटस मिलता है। तो लेट्स से जिस इनकम के लिए एंटिटी को पास थ्रू स्टेटस मिला, वो इनकम एंटिटी के लेवल पर टैक्स नहीं होगी, इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगी। और जिस इनकम के लिए एंटिटी को पास थ्रू स्टेटस नहीं मिला, वो इनकम एंटिटी के लेवल पे ही टैक्स हो जाएगी। और जब एंटिटी के लेवल पर टैक्स हो गई, तो वो इनकम इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स नहीं होगी, क्योंकि आप डबल टैक्सेशन नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पास थ्रू एंटिटीज में ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो कहलाता है सेम नेचर एंड सेम प्रपोर्शन। क्योंकि पास थ्रू एंटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम एंटिटीज को हटा देंगे, एंटिटीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर टैक्स पर्पसेस, और हम टैक्सेशन के लिए एंटिटीज के इन्वेस्टर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक बात? अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट्स से कि मैंने किसी पास थ्रू एंटिटीज में इन्वेस्ट किया, मैंने लेट्स से उनकी 1 लाख यूनिट्स परचेज कर ली। ठीक बात? अच्छा, पास थ्रू एंटिटी जो पैसा कमाएंगी, वो पैसा वो कमा सकते हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैप गेन, अदर सोर्सेस। क्या पास थ्रू एंटिटी सैलरी हेड में भी पैसा कमा सकते हैं? सर कैसी बातें करते हैं। अच्छा, तो पास थ्रू एंटिटी में मान लीजिए कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने पास थ्रू एंटिटीज के 1 लाख यूनिट्स परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो इसका मतलब मैंने पास थ्रू एंटिटी में 10 लाख रुपए लगा दिए। अब वो पास थ्रू एंटिटी अलग अलग सोर्सेस से पैसा कमाएगी। ठीक बात है? अच्छा, पर मुझे जो वो इनकम देगी, मैंने जो यूनिट्स परचेज किए हैं, उन यूनिट्स में जो मुझे इनकम देगी, उस इनकम को, वो पूरी की पूरी इनकम मेरे हेड में, किस हेड में टैक्स होगी? मतलब इन्वेस्टर्स के लिए वो इनकम किस हेड में टैक्स होगी? सर
यूनिट से मिलने वाली सारी की सारी इनकम अंडर द अदर सोर्सेज टैक्स होती है, अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्स होती है। पर सर जी एक बात बताओ, पास थ्रू में तो आपने ये बोला हुआ है कि कोई भी इनकम एंटिटी के लेवल पर टैक्स नहीं होगी, इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगी। तो इसलिए इसलिए हमें कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ देखना है जो कहलाता है सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन। ये कहता है कि पास थ्रू एंटिटी ने जो भी इनकम अर्न की वो जिस भी सोर्स से की और जितने प्रपोर्शन में की, हम उस इनकम को उसी नेचर और उसी प्रपोर्शन का इन्वेस्टर के हैंड में भी ट्रीट करेंगे। ये कहलाता है सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन। और तो सर एक बात बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट है सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन, ये क्या हर प्रकार की पास थ्रू एंटिटी के लिए है या किसी एक स्पेसिफिक के लिए? सारे प्रकार की पास थ्रू एंटिटी के लिए, वेदर यू आर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, तीनों के लिए साहब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन का है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देख लें। मान लीजिए कि एक पास थ्रू एंटिटी है जिसने रेंट से कमाया 1 लाख रुपए, एलटीसीजी से कमाया 1 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल से कमाया 7 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए, और लेट से पीजीबीपी से कमाया 7 लाख रुपए। तो पास थ्रू एंटिटी ने कुल मिला के कितने पैसे कमाए? 10 लाख रुपए। ठीक बात है। अच्छा मान लीजिए इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए, मतलब मान लीजिए इन्वेस्टर ने पास थ्रू एंटिटीज में इन्वेस्ट किया, और ये जो है मान लीजिए कि 10% यूनिट्स पास थ्रू एंटिटी के होल्ड करते हैं, लेट से मिस्टर ए। ठीक बात है। मिस्टर ए ने पास थ्रू एंटिटी के 10% यूनिट्स को परचेज किया। ठीक बात है। अच्छा क्योंकि मिस्टर ए इज द 10% ओनर ऑफ द पास थ्रू एंटिटी, तो पास थ्रू एंटिटी ने जो 10 लाख रुपीस कमाए थे उसमें से 1 लाख रुपए मिस्टर ए को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा अब मिस्टर ए के लिए ये जो 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए मिस्टर ए के पास कहां से आ रहे हैं? मिस्टर ए के पास ये इनकम आ रही है फ्रॉम यूनिट्स। ठीक बात है। और इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56 बोलता है कि अगर आपको यूनिट वगैरह से कोई इनकम आ रही है तो वो अदर सोर्सेज हेड में चली जाएगी। पर सर अगर हम पास थ्रू की बात कर रहे हैं, अगर एंटिटी को पास थ्रू स्टेटस है, तो हम ये मानते हैं कि एंटिटी बीच में है ही नहीं। एंटिटी जो बिजनेस कर रही है, एंटिटी को हटा दो, वो बिजनेस डायरेक्टली कौन कर रहा है? इन्वेस्टर कर रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टर के लिए अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टर के पास आए हैं तो ये 1 लाख रुपए अदर सोर्सेज हेड में नहीं जाएंगे, ये उसी नेचर और उसी प्रपोर्शन के होंगे। मतलब 1 लाख रुपए में से जो ये, मतलब 1 लाख रुपए जो आए हैं, तो हम ये मानेंगे कि उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए, उस 1 लाख में से 10,000 रुपए इन्वेस्टर ने रेंट से कमाए हैं। सर कैसे 10,000 रुपए? क्योंकि रेंट का टोटल इनकम का प्रपोर्शन कितना है? ध्यान दीजिए, रेंट का टोटल इनकम का प्रपोर्शन कितना है? 1/10। तो रेंट, तो इनकम सेम नेचर मतलब रेंटल, सेम प्रपोर्शन मतलब रेंटल के लिए 1/10। तो ये जो टोटल 1 लाख रुपए है साहब, इसका 1/10 पोर्शन जो होगा वो इन्वेस्टर के हैंड में रेंटल इनकम से कंसिडर किया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टर ने रेंटल इनकम से कितना कमाया? 10,000 रुपए। इसी तरीके से एलटीसीजी का टोटल इनकम में प्रपोर्शन कितना है? 1/10। तो इस 10 लाख रुपीज में से हम ये मानेंगे कि जो 10,000 रुपए है इन्वेस्टर ने एलटीसीजी से कमाए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए अब इन्वेस्टर के अदर सोर्सेज हेड में नहीं जाएगा, इन्वेस्टर में के हैंड में साहब वो कंसिडर होगा एज अ रेंटल इनकम 10,000, एलटीसीजी 10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल 10,000 एंड पीजीबीपी 70,000। सो दिस इज कॉल्ड सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन। ठीक बात है साहब। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर सारी बातें हो गई। अच्छा तो सबसे पहला जो हमारे पास डियर जो हमें पास थ्रू एंटिटी जो हमारे लिए है, डेट इज सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ध्यान दीजिएगा साहब, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है? ऑल्दो मतलब डिटेल में आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में अपने एएफएम में पढ़ना है, बट मैं आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करने से पहले मैं आपको ये न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज है साहब 2013 की, और इस न्यूज में लिखा हुआ है बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट सर्ज टू 50% इन 2013। मतलब हर 100 रुपीज जो बैंक ने लोन दिया हुआ है, हर 100 रुपीज जो बैंक ने लोन दिया हुआ है, उसमें से 50 रुपए जो है साहब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताएं। तो इसका मतलब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट से कि मैं किसी बैंक के पास जाता हूं और बैंक से जाके मैं ऑटो लोन या हाउसिंग लोन या लेट से किसी भी और तरीके का लोन लेता हूं, तो मेरे लिए तो वो लोन है, पर बैंक के लिए वो क्या है? लोन एसेट। वो जो बैंक ने मुझे लोन दिया वो बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है एज अ लोन एसेट। ठीक बात है। अच्छा दिखाइए गया साहब कि भारत देश में बहुत सारे जो बैंक्स या सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो सारे के सारे ह्यूज लॉसेस में है। सबके पास एनपीएस अपार है, सबके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा है। तो अब बैंक्स के पास साहब फिर कैपिटल कहां से आएगा? तो एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या करता है? बहुत ध्यान से, जो बैंक्स होते हैं उनका लोन एसेट या जो लोन पोर्टफोलियो होता है वो बैंक से परचेज कर लेता है। मतलब सर, मतलब मान लीजिए कि
फॉर एग्जाम्पल लेट से एचडीएफसी के पास लेट से 100 करोड़ रुपीस का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो है, मतलब एचडीएफसी ने 100 करोड़ रुपीस के हाउसिंग लोन बांटे हुए हैं, ठीक बात है। अच्छा, एचडीएफसी के लिए ये जो लोन है वो एसेट्स हैं, बट अब एचडीएफसी को परेशानी क्या है साहब कि ये पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या पता कोई एनपीए तो नहीं हो जाएगा, इसकी रिकवरी कैसे होगी, मींस देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज इट में एसोसिएटेड विद दिस लोन पोर्टफोलियो, ठीक बात। अच्छा, और अगर एचडीएफसी को अगर इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट है तो एचडीएफसी क्या कर सकता है, अपने इस हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बाकी एंटिटीज को या बाकी एक ट्रस्ट को, जिसको हम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का नाम देते हैं, उसको सेल कर सकता है, ठीक बात है। तो एचडीएफसी ने अपना हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो लेट से किसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को पास कर दिया, सेल कर दिया, और एचडीएफसी ने जो वो अपना हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को सेल किया, उसके बदले एचडीएफसी को पैसे मिल गए इमीडिएटली। अब जो हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो था, अब वो किसका बन गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का। अब इस हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो से जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की रीपेमेंट होगी, अब वो एचडीएफसी का नहीं रहेगा, वो इस सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का रहेगा। बट सर एक बात बताओ, जो लोन पोर्टफोलियो एचडीएफसी के लिए एनपीए है, वो फिर कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्यों परचेज करेगा? आपका कहना सही है साहब, इसके बारे में आप डिटेल में ईएफएम में पढ़ेंगे। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट साहब ऐसे लोन पोर्टफोलियो नहीं खरीदता जो पूरी तरीके से एनपीए है, अगर रिकवरी की उम्मीद है और अगर वो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उसमें से कुछ, तो ही वो परचेज करता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो बेकार हो गया वही खरीद ले, ऐसा नहीं। अच्छा, पर हाँ, सिक्योरिटाइजेशन इज अ रिस्की एक्टिविटी, देयर इज नो डाउट। अच्छा, चलिए टाइम पास हो गया ज्यादा ही। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, अब सवाल बनता है साहब, बैंक के पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर बैंक का अगर सारा का सारा लोन अगर एनपीए बन जाएगा तो फिर बैंक के पास पैसे कैसे आएंगे? तो देखेंगे, ये एक और न्यूज आर्टिकल देख लें, गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेस पीएसबीज मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद 3.1 लाख करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन ओवर द लास्ट 5 इयर्स। और ये न्यूज आर्टिकल है साहब 2022 का, मतलब सरकार ने पिछले 5 सालों में 3,10,000 करोड़ रुपए बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए दिया है। और मैं आपको छोटा सा रेफरेंस देता हूं साहब, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है जो 1 लाख करोड़ का बन रहा है, ठीक बात है। और मतलब आप इस तरीके के 3 एक्सप्रेसवे बना सकते थे, या आप मतलब देश में बहुत सारे हम कह सकते हैं कि मतलब वो बना सकते थे, मतलब हाई स्पीड ट्रेन बना सकते थे, बुलेट ट्रेन बना सकते थे इस पैसे से, जो कि आपको बैंक को देना पड़ा इस वजह से क्योंकि बैंक के जो लोन एसेट्स हैं वो एनपीए बनेंगे। तो फिर मुद्दे वाली बात क्या है, हमने अब बैंक्स को जो पैसे वो सरकार को ना देने पड़े, बैंक के जो लोन एसेट्स हैं वो दूसरे ट्रस्ट वगैरह खरीद लें, तो यहां से जन्म हुआ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का। और सिक्योरिटाइजेशन इज अ व्हाट, मतलब रिस्की एक्टिविटी, इसलिए हमने सिक्योरिटाइजेशन को कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस दे दिया। ध्यान दीजिएगा साहब, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में आपको 3 ही मेन सेक्शंस पढ़ने हैं, एक है 115 टीसीए, दूसरा है 1023 डीए और तीसरा है 193 एलबीसी जो कि मतलब टीडीएस की बात करता है। तो चलो फिर आगे आते हैं, जल्दी से देखेंगे। Any income of a securitization trust from the activities of securitization shall not be included, मतलब exempt in computing its total income। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को हमने कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस दिया। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अपने सिक्योरिटाइजेशन की एक्टिविटी से जो भी पैसा कमाएगी वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट होगी। तो अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट है तो फिर किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? उसके इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्स होगी, ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, इन्वेस्टर्स के हैंड में कैसे टैक्स होगी? शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स इन द सेम मैनर एज इफ वेयर द इनकम अकरिंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय सच पर्सन हैड द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट मेड डायरेक्टली बाय हिम। मतलब इन्वेस्टर्स ने, जैसे मान लीजिए खुद से ही वो इन्वेस्टमेंट किया होता जो कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कर रहा है, जैसे इन्वेस्टर्स ने खुद ही किया होता, तो सेम नेचर और सेम प्रपोर्शन में हम वो इनकम को इन्वेस्टर्स के हैंड में कंसिडर करेंगे और इन्वेस्टर्स के हैंड में वहां पे हम टैक्स करेंगे। अच्छा, तो देखेंगे, द इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रोपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ठीक बात है। अच्छा, पर मान लीजिए साहब कि मतलब पूरा साल बीत गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने अपनी इनकम को अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो दिया ही नहीं, बांटा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे आप टैक्स लगाओगे नहीं, इन्वेस्टर्स को अगर आपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्स बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है साहब रिडीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। ध्यान दीजिएगा, द इनकम अकरिंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ नॉट पेड और क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द सेड पर्सन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड इन द सेम नेचर।
स्ट्रक्चर, ठीक बात है। बट हाँ सर, अगर एक बार आपने किसी इनकम को डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर टैक्स कर दिया और अगले साल जब उस इनकम का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे दोबारा से टैक्स नहीं करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को साहब स्टेटमेंट्स फर्निश करने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को एंड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अच्छा, तो आपको जो है वो मतलब प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी बीइंग द पीसीआईटी और सीआईटी विद इन हुज jurisdiction the principal office of the securitization trust is situated, आपको उनको एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा कब तक, 30th नवंबर ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 को अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो 30 नवंबर 2025 तक आपको स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा टू द रीजनल पीसीआईटी और सीआईटी। अच्छा, और इन्वेस्टर्स को भी आपको स्टेटमेंट मतलब देना पड़ेगा, और इन्वेस्टर को जो आप स्टेटमेंट दोगे वो आप 30 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक दोगे, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 है तो 30 जून 2025 तक आप उनको वो इन्वेस्टर को जो है वो स्टेटमेंट सबमिट करोगे। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, टीडीएस, तो इन्वेस्टर को जब भी आप कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं या फिर अपने बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो 25%, अगर वो कोई अदर रेसिडेंट पर्सन है तो 30%, और अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो रेट्स इन फोर्स। तो अगर आपका इन्वेस्टर अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी है तो रेट्स इन फोर्स, अगर वो कोई मतलब रेसिडेंट है बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ तो 25%, और अगर वो कोई रेसिडेंट है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ तो 30% आपको टीडीएस करके वहां पे सरकार को जमा करना पड़ेगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के साथ सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1023 डीए। तो साहब इनकी तो सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो क्या इनको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? तो मुद्दे वाली बात है कि अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की टोटल इनकम बिफोर प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023 डीए अगर वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब 3 लाख या 2.5 लाख एज द केस में भी अगर उससे ज्यादा होती है तो उनको अपना आईटीआर फर्निश करना पड़ेगा। मतलब 1023 डीए के एग्जामिशन के पहले अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए लेट से अधिक है तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे साथ साथ देख लें, मतलब डीटीज के अंदर में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसकी भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अल्फा इन्वेस्ट इज अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल एज पर द गाइडलाइंस। अच्छा, it raised money from the following investors during the previous year by issuing its debt instrument of equivalent amount। मतलब अल्फा इन्वेस्ट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर से 500 करोड़ रुपए रेज किए, ठीक है। अच्छा, अल्फा इन्वेस्ट ने इस पैसे से अल्फा इन्वेस्ट बॉट द हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो ऑफ एचएसबीसी बैंक फॉर 100 करोड़। अच्छा, बहुत ध्यान से, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट रिसीव्ड 100 करोड़ रुपीस एज इंटरेस्ट फ्रॉम एचएसबीसी। अच्छा, तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन कितनी है? इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन कितनी है साहब? 100 करोड़। दिस 100 करोड़ इज व्हाट? इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का काम ही क्या है? इन्वेस्ट हाउस लोन पोर्टफोलियो खरीदना और उस लोन पोर्टफोलियो से इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल का उसको जो भी रिकवरी होगी, दैट इज द इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। आर यू गाइस गेटिंग? क्या किसी को बात समझ आ रही है सर? अच्छा, आउट ऑफ विच, बहुत ध्यान से, आउट ऑफ विच it distributed 70 crore to the investors and retained rupees 30 करोड़। तो इसका मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आपको 500 करोड़ दिए थे, नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ने आपको 500 करोड़ दिए थे। तो इसका और आपने जो टोटल इनकम अर्न किया है दैट इज 100 करोड़ रुपीस। तो इसमें से जो एक्चुअल जो आपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो कितना है? 70 करोड़ रुपीस। तो जो 70 करोड़ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वो 35 करोड़ रुपीस आपने एक्चुअली उनको पे कर दिया, और नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को भी 35 करोड़ रुपीस आपने एक्चुअली उनको पे कर दिया। और आपने जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 30 करोड़ रुपीस। तो जो पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया मतलब रिटेन कर लिया, इसको हम डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे। तो डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन 15 करोड़ और 15 करोड़, इसका मतलब जो टोटल इनकम इन्वेस्टर्स की होगी 50 करोड़ होगी साहब रेसिडेंट इन्वेस्टर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, और 50 करोड़ होगी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स की। और अल्फा इन्वेस्ट को साहब यहाँ पे टीडीएस करना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट के लिए रेट्स इन फोर्स के हिसाब से, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चूंकि इंडिविजुअल अचीव तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं हो सकते तो यहाँ पे 30% के हिसाब से। और साथ में अल्फा इन्वेस्ट को, इन दोनों इन्वेस्टर्स को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा अप टू 30 जून ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक बात है। अच्छा, चलो फिर एक्चुअल अच्छा इंटरेस्ट जो आपने एक्चुअली पे किया और जो इनकम हम डीम्ड करेंगे 50 करोड़। और हाँ, अल्फा इन्वेस्ट के हैंड में साहब ये जो पूरी की पूरी 100 करोड़ रुपीस की जो इनकम है एज इंटरेस्ट फ्रॉम एचएसबीसी बैंक इन द हैंड्स ऑफ अल्फा इन्वेस्ट वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 डीए। चलो फिर आगे आते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रस्ट, डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा,
भारत देश में साहब दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने के लिए बिजनेस ट्रस्ट इंट्रोड्यूस किया गया या बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। अच्छा, दो बहुत मेजर एरियाज इंडिया में जिसको मतलब जो फील किया जा रहा था वो क्या था, एक तो था साहब हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो जैसे रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह वगैरह, और एक है कमर्शियल स्पेसेस। कमर्शियल स्पेसेस डियर फ्रेंड्स, दिल्ली जैसे शहर में आपको कमर्शियल स्पेस नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसे शहर में आपको कमर्शियल स्पेस उस लेवल का नहीं मिलेगा जिस लेवल का होना चाहिए। हाँ, एनसीआर में अगर आप दिल्ली से बाहर जाते हैं, इफ यू वांट टू गो आउटसाइड ऑफ दिल्ली, अगर आप दिल्ली से बाहर जाते हैं साहब तो आपको कमर्शियल स्पेस मिल जाएगा। अच्छा, दिल्ली में डियर एक इलाका है जिसका नाम है लक्ष्मी नगर। आप में से कुछ बच्चे शायद अवेयर होंगे। लक्ष्मी नगर इज कंसिडर्ड, या एक समय में लक्ष्मी नगर यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द हब ऑफ सीए स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए प्रोफेशनल्स। बट अगर आप लक्ष्मी नगर अगर आप कभी विजिट करके आ जाएं, कोई भी बच्चा साहब इस बात को दिल पे ना ले ले, इट शुड बी अ फाइनेंशियल हब। इट शुड बी अ फाइनेंशियल हब जो इतना क्लीन और इतना हम कह सकते हैं कि मतलब अप होना चाहिए था लक्ष्मी नगर। बट अगर आप वहां पे अगर आप राउंड मार के हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भारत देश का जो सबसे बड़ा जो टैक्स प्रोफेशनल और जो फाइनेंस का जो प्रोफेशनल है उसका हब है साहब लक्ष्मी नगर, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कमर्शियल स्पेस। तो सर बोलना क्या चाहते हो? बोलना हम ये चाहते हैं साहब कि दो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था। एक है क्या, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे मतलब रोडवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह, और दूसरा है कमर्शियल स्पेसेस जैसे शॉपिंग प्लाजाज, आउटलेट्स, ऑफिस स्पेसेस वगैरह। तो इन दोनों के लिए एक कॉन्सेप्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया बिजनेस ट्रस्ट। ठीक बात है, तो मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस ट्रस्ट दिखा दूं। एक बहुत फेमस हमारे देश में साहब बिजनेस ट्रस्ट है। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट डियर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरा होता है इनोवेट। तो जो बिजनेस ट्रस्ट जो है वो हम कह सकते हैं ऑफिस स्पेसेस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि मतलब पैसा लगाते हैं, उनको हम कहते हैं रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और जो बिजनेस ट्रस्ट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह में पैसा लगाते हैं इनको हम कहते हैं इनोवेट। ठीक बात है। अच्छा, तो मैंने एक बहुत फेमस हमारे देश में साहब एक रिट है जिसका नाम है एम्बेसी पार्क ऑफिस पार्क रिट। तो अगर आप इनके अगर आप पोर्टफोलियोज को देखेंगे, अच्छा, आवर पोर्टफोलियो अ वर्ल्ड क्लास पोर्टफोलियो ऑफ हाई क्वालिटी वर्क एनवायरनमेंट, मतलब ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल प्लाजाज, कमर्शियल स्पेसेस। अच्छा, तो इनके पास आप ऑफिस स्पेसेस अगर आप देखेंगे बेंगलुरु में है, मुंबई में, पुणे में और एनसीआर में। मतलब बेंगलुरु में इनके पास एक ऑफिस स्पेस है जिसका नाम है एम्बेसी 1, और इसकी अगर आप कुछ फोटोज देखेंगे, सो दिस इज हाउ द ऑफिस स्पेस लुक्स लाइक। तो इसका मतलब इट इज टोटली अ कमर्शियल स्पेस एंड ऑफिस स्पेस। तो ये क्या है, हमारे देश में रेंट है साहब। ठीक बात है। अच्छा, और इसी तरीके से अगर मैं इनविट की आपको बात थोड़ी सी बताऊं, लेट मी टॉक अबाउट अ बिट अबाउट इनविट ऑल्सो। तो इनविट को, हाँ, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो हमारे देश में एक इनविट है साहब जिसका नाम है भारत हाईवेज इनविट। तो अगर आप इनके एसेट पोर्टफोलियो को देखेंगे, आवर प्रोजेक्ट्स, तो ये इन्होंने हाईवेज बनाए हुए हैं, अलग अलग जगहों पे इनके हाईवेज है। तो सर हाईवेज जब आप बनाओगे तो आपको वहां से रिकवरी कैसे होगी, पैसा कैसे कमाओगे, टोल वगैरह से आप पैसा कमाओगे। अच्छा, तो इनके साथ ये सारे के सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब दिस इज व्हाट इनविट। अच्छा, तो आपको क्या बात समझ आई कि दो तरीके के हमारे देश में बिजनेस ट्रस्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है रिट और एक हो सकता है इनविट। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट को साहब कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस नहीं दिया गया है। बिजनेस ट्रस्ट को कंप्लीट पास थ्रू स्टेटस नहीं दिया गया। कुछ इनकम ऐसी है जो कि बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल है। तो अगर वो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल है तो शेयर तो उनके इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जम्प्ट है, और कुछ इनकम ऐसी है जो कि इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जम्प्ट है। अच्छा, तो फिर चलें फिर स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रस्ट। तो मेरे साथ साथ देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट मींस अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आप रिट की तरह से भी मतलब रजिस्टर हो सकते हैं, या आप इनविट बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह से भी रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, तो सवाल बनता है सर कौन कौन सी इनकम बिजनेस ट्रस्ट की ऐसी है जो कि अलग अलग लोगों के हैंड में टैक्सेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपके साथ बात कर लूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो हमारा जो मतलब बिजनेस ट्रस्ट होता है साहब वो होता है रिट। अच्छा, अगर आप हमारे देश में मेजर रिट को अगर आप देखेंगे तो एम्बेसी पार्क, एम्बेसी ऑफिस पार्क के बारे में मैंने आपके साथ बात की। इसके अलावा माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, इसके अलावा ब्रुकफील्ड इंडिया रिट या फिर डीएलएफ लिमिटेड, ये सारे हमारे देश में उन्होंने रिट बनाए हुए हैं। और अगर आप इनविट की बात करें तो भारत हाईवेज के बारे में हमने आपको दिखाया। इसके अलावा क्यूब हाईवेज ट्रस्ट या फिर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एक्सेट्रा। सो दीज आर द मेजर इनविट। अच्छा,
तो ध्यान दीजिए, तो अगेन सेम मतलब प्रोविजन है साहब, इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा इन द बिजनेस ट्रस्ट, पर्टिकुलरली अभी हम बात कर लेते हैं रिट की। अच्छा, तो इन्वेस्टर ने लेट से किसी रिट में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर ने लेट से किसी रिट में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टर कौन हो सकता है साहब, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए अगर आप एक रिट है, इफ यू आर अ रिट, इफ यू आर अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रिट, तो फिर आप उस पैसे को कहां पे लगाओगे, उस पैसे को आप साहब लगाओगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, ऑफिस स्पेसेस में। ठीक बात है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से, अब बिजनेस ट्रस्ट जो होता है साहब, वो दो तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह होल्ड कर सकता है। एक तो वो डायरेक्टली होल्ड कर सकता है, और दूसरा वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता है थ्रू अ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सर ये क्या बात है, बहुत ध्यान से। जैसे साहब हमने ना इसके बारे में आपके साथ डिटेल में ना मैट के रिवीजन में भी बात की थी, तो जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं वो मैट के रिवीजन को भी पढ़ें, मतलब मैट का भी रिवीजन वीडियो देखें। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको एग्जांपल दिया था, लेट्स से कि डीएलएफ लिमिटेड है, इनको एक शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, शॉपिंग मॉल बोले तो रिट, शॉपिंग मॉल क्या है, रिट का बिजनेस है। अच्छा, डीएलएफ लिमिटेड को एक शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया इन जयपुर, तो डीएलएफ ने क्या किया, डीएलएफ मॉल्स के नाम से एक नई कंपनी फ्लोट की। इन्होंने क्या किया, डीएलएफ मॉल्स के नाम से एक नई कंपनी फ्लोट की, और इस डीएलएफ मॉल्स के थ्रू इस शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। ठीक बात है। अच्छा, अब डीएलएफ मॉल्स के लिए, अच्छा अब डीएलएफ मॉल्स क्या बन गया, सब्सिडरी बन गया, क्योंकि डीएलएफ के पास डीएलएफ मॉल्स के शेयर्स हैं। अच्छा, अब डीएलएफ अगर चाहता है कि वो अपने शॉपिंग मॉल के बिजनेस को और एक्सपेंड करे, और लोगों को और इन्वेस्टर्स को जोड़े, तो डीएलएफ क्या करेगा, डीएलएफ किसी रिट को स्पॉन्सर कर देगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दें, क्या कर देगा, स्पॉन्सर कर देगा। तो मान लीजिए कि डीएलएफ ने एक बना ली रिट, एक इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और उसका नाम मान लीजिए रख दिया डीएलएफ ट्रस्ट, डीएलएफ ट्रस्ट। ठीक बात है। तो फिर इस केस में डीएलएफ क्या बन गया, स्पॉन्सर बन गया, स्पॉन्सर कंपनी बन गया। अच्छा, अब डीएलएफ के पास साहब डीएलएफ मॉल्स के शेयर्स हैं, डीएलएफ के पास डीएलएफ मॉल्स के शेयर्स हैं, और डीएलएफ मॉल साहब जयपुर में शॉपिंग मॉल ओन करता है। तो इसका मतलब एक तरह से डीएलएफ जो है इस शॉपिंग मॉल को ओन कर रहा है थ्रू डीएलएफ मॉल्स। क्या मेरी बात समझ पाए। अच्छा, अब डीएलएफ क्या करता है, डीएलएफ मॉल्स के शेयर्स वो ट्रांसफर कर देता है टू डीएलएफ ट्रस्ट। ठीक बात है। और इसके बदले डीएलएफ ट्रस्ट जो है वो डीएलएफ को अपने यूनिट्स इशू कर देता है। डीएलएफ ने डीएलएफ मॉल्स के शेयर्स जो उसके पास थे 100% शेयर्स, उसने उसे डीएलएफ ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया, रिट को ट्रांसफर कर दिया, और रिट इसके बदले अपने यूनिट्स जो है वो डीएलएफ लिमिटेड को इशू कर देता है। तो सर ये तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो गया, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया, क्या इस पे कैप गेन नहीं लगेगा। इसका जवाब है नहीं, 47-17 मना कर देता है। वो कहता था इस पे कैप गेन मत लगाना। हुआ क्या, इस पूरे ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, डीएलएफ ट्रस्ट के पास, बहुत ध्यान से, डीएलएफ ट्रस्ट के पास डीएलएफ मॉल्स लिमिटेड के शेयर्स आ गए, और डीएलएफ मॉल्स लिमिटेड जो है साहब जयपुर में शॉपिंग मॉल्स ओन करता है, और हो सकता है पूरी इंडिया में शॉपिंग मॉल्स ओन करता हो। तो इसका मतलब डीएलएफ ट्रस्ट जो है डीएलएफ मॉल्स के थ्रू इंडिया में अलग अलग स्पेसेस में शॉपिंग मॉल्स ओन करता है। क्या मेरी बात समझ पाए। अच्छा, अब शॉपिंग मॉल्स जो रेंटल इनकम आएगी वो तो डीएलएफ मॉल्स के पास जाएगी, और डीएलएफ मॉल्स चूंकि और जो मतलब डीएलएफ मॉल्स जो अपने ओनर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को जो इनकम ट्रांसफर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ पाए। तो डीएलएफ मॉल्स के पास साहब अब ये शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट है, बट डायरेक्टली नहीं है, किसके थ्रू है, डीएलएफ मॉल्स लिमिटेड के थ्रू। तो डीएलएफ ट्रस्ट के लिए डीएलएफ मॉल्स क्या बन गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और डीएलएफ लिमिटेड क्या बन गया, स्पॉन्सर कंपनी। ठीक बात है। अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या देखा कि जो हमारा जो रिट है साहब, रिट जो है वो एसेट्स वगैरह ओन कर सकता है, कमर्शियल स्पेसेस, कमर्शियल प्लाजा ओन कर सकता है, थ्रू एसपीवी भी ओन कर सकता है, और वो मतलब डायरेक्टली भी ओन कर सकता है। ठीक बात है। तो अगर लेट्स से कि कोई रिट अगर किसी मतलब कमर्शियल स्पेस को मान लीजिए कि मतलब डायरेक्टली ओन करता है, तो उसे रेंटल इनकम डायरेक्टली मिलेगी, और अगर एसपीवी के थ्रू ओन करता है तो रेंटल इनकम एसपीवी को मिलेगी, और एसपीवी जो है वो ट्रस्ट को जो है वो इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह पे करेगा। ठीक बात है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है साहब, जो एसपीवी जो होगी उसने हो सकता है 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया हो, या हो सकता है 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया हो। तो मतलब दोनों तरह की एसपीवी हो सकती है। अच्छा, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा।
डीएलएफ या मतलब रिट के लिए किस किस इनकम पे पास थ्रू है, कौन कौन सी इनकम रिट की पास थ्रू है, रिट का काम क्या, मुझे बताएं साहब रिट का काम क्या, व्हाट इज द वर्क ऑफ रिट का काम क्या कि साहब आप रिट बना लो, उसके थ्रू आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्लाजाज, ऑफिस स्पेसेस ओन करो, उससे रेंट कमाओ, दैट इज योर वर्क। रिट का काम यही तो है ना साहब कि आप कमर्शियल स्पेसेस, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाओ, उसको ओन करो, उससे रेंट कमाओ, दैट इज योर वर्क। हम ये चाहते हैं कि आप पूरे भारत में कमर्शियल स्पेसेस बनाओ, उसको ओन करो, उससे आप रेंट कमाओ, उससे आप रेंट अर्न करो। और हो सकता है कि ये जो रेंट है वो आपको डायरेक्टली मिले क्योंकि प्रॉपर्टी आपने डायरेक्टली ओन की है, और हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपने एसपीवी के थ्रू ओन की है, तो आपको उस एसपीवी से साहब अब क्या मिलेगा, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आपने उस एसपीवी में शेयर्स या बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है। सो यू विल गेट द इनकम फ्रॉम द एसपीवी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पा रहे? अच्छा, तो साहब अपना काम करो और काम करके जो पैसे कमाओगे उसके लिए पास थ्रू है। पर अगर आप रिट हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दोगे, आप रिट हो, आपने अलग अलग कंपनीज में उनके शेयर्स बेचना खरीदना शुरू कर दिया, आपने और जगहों पे पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो अगर आप इन चीजों से पैसा कमाओगे साहब तो वो आपका काम नहीं है, दैट इज नॉट योर वर्क। अगर आप कर रहे हो तो इट इज गुड, कर लो, पर वो फिर हम आपके हैंड में टैक्स करेंगे। मींस वो चीजें कहां पे टैक्स होंगी, इन द हैंड्स ऑफ रिट। और जो रिट का काम है अगर आप उससे पैसा कमाते हो तो उसके लिए आपको पास थ्रू मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे साथ साथ देख लें रिट को किन किन इनकम के लिए पास थ्रू मिल गया। अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी। तो साहब हमारे हमारे रिट के पास इनकम कहां से आ सकती है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, बहुत ध्यान से, जो भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड एसपीवी से रिट को मिली है, बिजनेस ट्रस्ट को मिली है, वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एग्जेम्प्ट है, मतलब पास थ्रू है। ठीक बात है, उसको क्या मिल गया, पास थ्रू मिल गया। अच्छा, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो सर अगर कोई इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट होगी तो इनकम कहां पे टैक्स होगी, इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। अच्छा, सो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक बात है। और इन्वेस्टर्स के हैंड में जो साहब वो इनकम टैक्स होगी वो क्या मानी जाएगी, ऑफ द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रपोर्शन, ऑफ द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रपोर्शन। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इंडस्ट्री ने सरकार को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी, और क्या रिप्रेजेंटेशन दी कि सर जी क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हो गए और उन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ, आज के समय में बिजनेस ट्रस्ट जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज ओन करता है, बहुत ध्यान से, इंडस्ट्री ने क्या बोला कि आज के समय जो बिजनेस ट्रस्ट ज्यादातर प्रॉपर्टीज ओन करता है वो किसी एसपीवी के थ्रू ही करता है, डायरेक्टली ओन नहीं करता। क्योंकि जो स्पॉन्सर कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है बिजनेस ट्रस्ट को, उसने ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज बना के उन कंपनीज के थ्रू ही अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई होती है। क्योंकि साहब डीएलएफ जैसी कंपनी तो भारत देश में पिछले 40 सालों से है, बिजनेस ट्रस्ट आपने 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया, तो मतलब डीएलएफ जो पिछले 40 सालों से जो अलग अलग कंपनीज के थ्रू अलग अलग प्रॉपर्टीज वगैरह ओन कर रही है, तो फिर जब वो बिजनेस ट्रस्ट बनाएगी तो उन सारी प्रॉपर्टीज का कंट्रोल वो जब बिजनेस ट्रस्ट को देगी तो वो एसपीवी के थ्रू ही तो होगा। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि साहब बताओ चाहते क्या। अच्छा, बहुत ध्यान से, एसपीवी से जो बिजनेस ट्रस्ट को पैसे मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में तो एग्जेम्प्ट। ठीक बात है, एसपीवी से, स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो बिजनेस ट्रस्ट को पैसे मिलेंगे वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एग्जेम्प्ट है, बिकॉज उसको पास थ्रू है। ठीक बात है, आर यू गाइस गेटिंग? हम ये चाहते हैं, इंडस्ट्री ने कहा कि एसपीवी से जो डिविडेंड मिलेगा बिजनेस ट्रस्ट को वो इन्वेस्टर्स के हैंड में भी एग्जेम्प्ट। मतलब इंडस्ट्री जो है इनडायरेक्टली सरकार को क्या बोल रही है कि आप हमें क्या अलाउ कर दो, डबल नॉन टैक्सेशन। किस चीज के लिए? एसपीवी से मिलने वाले डिविडेंड इनकम के लिए। मतलब एसपीवी से जो डिविडेंड इनकम मिलेगा उसके लिए आप हमें डबल नॉन टैक्सेशन दे दो। वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, साथ में वो किसके हैंड में टैक्सेबल ना हो, इन्वेस्टर्स के हैंड में भी टैक्सेबल ना हो। आर यू गाइस गेटिंग? एंड दैट वाज अ ह्यूज डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड कॉन्टिन्यूस डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री। बट आपको पता है साहब भारत देश में जो है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि मतलब क्रिएटिव लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम बहुत ध्यान से, हम एसपीवी से मिलने वाले डिविडेंड इनकम को इन्वेस्टर के एंड में एग्जेम्प्ट कर देंगे,
प्रोवाइडेड ये जो एसपीवी है इसने 115BAA ऑप्ट नहीं किया हो। अगर इसने 115BAA ऑप्ट कर लिया तो ऑलरेडी ये रिड्यूस रेट पे टैक्स पे कर रहा है, उस केस में डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो साहब क्या बोलना चाहते हो, बहुत ध्यान से, एसपीवी से जो डिविडेंड या इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को मिलेगा वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए पास थ्रू है, मतलब एग्जेम्प्ट, चाहे एसपीवी 115BAA ऑप्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एसपीवी वाले डिविडेंड को जब आप इन्वेस्टर को दोगे तो वो डिविडेंड इन्वेस्टर के हैंड में तभी एग्जेम्प्ट होगा जब इस एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया हो। अगर इसने 115BAA ऑप्ट कर लिया तो वो इनकम, वो डिविडेंड इनकम जो एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को मिल रही है और जो इन्वेस्टर को दी जा रही है, वो इन्वेस्टर के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रेट के हेड में टैक्सेबल होगा। क्या ये बात समझ पाए? अच्छा चले, फिर ये बात हो गई। अच्छा, तो ये तो हुआ साहब कि जब आपको एसपीवी से पैसे मिलेंगे, बिजनेस ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को खुद भी तो होल्ड कर सकता है, खुद भी तो ओन कर सकता है और वहां से डायरेक्टली रेंटल इनकम कमा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जो भी रेंटल इनकम आएगी बिजनेस ट्रस्ट को, रेंटल फ्रॉम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय, मतलब बिजनेस ट्रस्ट जो भी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ओन करता है, मतलब रिट जो भी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ओन करता है और उससे जो भी रेंटल इनकम कमाता है, वो पूरी रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिट, बट चूंकि बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट है तो फिर ये इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। तीसरा, इसके अलावा जितनी भी अदर इनकम, मतलब इन दो के अलावा जितनी भी अदर इनकम है वो सारी की सारी इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल है, इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जितनी भी इनकम होगी, इसके अलावा जितनी भी इनकम होगी, कौन कौन सी, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स है, पर डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर के हैंड में तभी टैक्सेबल होगी जब एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया हुआ है। अच्छा, अगर एसपीवी, अगर हमारा बिजनेस ट्रस्ट, हमारा रेट अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ओन करता है, वहां से अगर कोई रेंटल इनकम कमाता है तो वो हमारे रेट के हैंड में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर बिजनेस ट्रस्ट ने कोई भी पैसा कमाया, रेट ने अगर कोई भी पैसा कमाया, वो हमारे रेट के हैंड में टैक्सेबल है, इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट है। इन्वेस्टर्स के हैंड में ये एग्जेम्पशन उसको मिल जाती है सेक्शन 1023 एफडी। ठीक बात है। सवाल बनता है साहब बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में किस रेट पे टैक्सेबल है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल है, एक्सेप्ट सेक्शन 111A और 112। तो जो शॉर्ट टर्म कैप गेन 111A में कवर्ड है उसको 111A वाले रेट पे टैक्स कर दो, जो LTCG 112 में कवर्ड है उसको 112 के रेट में टैक्स कर दो, और इसके अलावा जो भी इनकम है साहब वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल है। अब आप बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर जी एक बात बताओ, 111A दे दिया, 112 दे दिया, क्या 112A नहीं दिया? इसका जवाब है नहीं दिया था, बट बजट 2025 ने 112A भी दे दिया। तो बजट 2025 आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा, ये बाद वाले बच्चों के लिए अप्लाई करेगा। आपके एग्जाम के लिए साहब क्या होगा? आपके एग्जाम के लिए बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेशन क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 111A एंड 112, ऑल द इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट MMR। अच्छा, जो बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए 111A, 112 और 112A, बट 112A साहब आपके एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करेगा, मई और नवंबर 25 के लिए अप्लाई नहीं करेगा। चलो फिर टाइम पास नहीं करते। अच्छा सर एक बात बताओ, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को इन्वेस्टर परचेज करेगा, बिल्कुल सही बात है, जब वो उन यूनिट्स को सेल करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साहब, बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट्स हैं साहब वो हो सकता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो और वो हो सकता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ना हो, मींस अनलिस्टेड यूनिट्स है। ठीक बात है। अच्छा, गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस ट्रस्ट जो है वो अपने मतलब यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराएं, गवर्नमेंट ये चाहती है, बट गवर्नमेंट उनको कंपेल नहीं कर सकती, उनके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब उनको बाउंड कर दे कि आपको वो यूनिट लिस्ट कराने ही पड़ेंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत ध्यान से, बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनका टैक्स ट्रीटमेंट और इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनका टैक्स ट्रीटमेंट सेम कर दिया। तो जो कैपिटल गेन अराइज होगा फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द लिस्टेड यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट,
उसका टैक्स ट्रीटमेंट और इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो सेम होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैप गेन है 111 ए पे टैक्स होगा, लॉन्ग टर्म कैप गेन है 112 ए पे टैक्स होगा। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है साहब वो 12 महीने कंसिडर की जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए, 12 के ऊपर जो फिर अकॉर्डिंगली वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, पर डेट ऑफ ट्रांसफर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में हम आपके साथ कैपिटल गेन में बात करेंगे। चले फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मेन मुद्दे पे। अच्छा, सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन तो आपको पता है साहब, वो तो बिजनेस ट्रस्ट में रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये पढ़ लें। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 111A एंड 112 द टोटल इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी चार्जेबल टू द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैं फिर बोल रहा हूं, मई एंड नवंबर 26 के बच्चों के लिए साहब ये 112 ए भी आ गया है, 25 के लिए नहीं है। तो सर बार बार पता ही क्यों रहे हो साहब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बजट वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं और चूंकि बजट ने ये अमेंड कर दिया तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें, इसलिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। If in any previous year the distributed income or part thereof received by the unit holder from the business trust is of the nature of interest from SPV, dividend from SPV which has opted for 115 BAA, या फिर rental income from the real estate assets owned directly by it shall be डीम टू बी द इनकम ऑफ सच यूनिट होल्डर, और उस पे जो है वो यूनिट होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। इसके अलावा इन 3 इनकम के अलावा जितनी भी इनकम होगी वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल होगी। उस इनकम, वो सारी इनकम यूनिट होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होगी। वो सारी इनकम साहब यूनिट होल्डर्स के हैंड में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। क्या? अच्छा, स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब भी देख लें। स्पेशल पर्पस व्हीकल देखेंगे। Special purpose vehicle means an Indian company in which a business trust holds or proposes to hold not less than 50% of the equity share capital or interest, which holds not less than 80% of its assets directly in properties and does not invest in other special purpose vehicle, and which is not engaged in any other activity other than holding and developing properties and other activities incidental to such holding or development। मतलब special purpose vehicle एक इंडियन कंपनी होगी जिसमें बिजनेस ट्रस्ट कम से कम 50% ओनरशिप रखता है। वो जो स्पेशल पर्पस होगा साहब, उसका मेन बिजनेस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अदर प्रॉपर्टीज को होल्ड करना या फिर उन प्रॉपर्टीज को डेवलप करना होगा, और उसके जो टोटल एसेट्स हैं उसका कम से कम 80% जो है वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उसने डेवलप की है, या फिर जो वो मतलब डेवलप कर रहा है वो किसी दूसरे एक्टिविटी में इंगेज नहीं होगा, वो किसी और स्पेशल पर्पस व्हीकल में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मुद्दे वाली बात क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडियन कंपनी होगी जिसमें जो हमारा मतलब बिजनेस ट्रस्ट है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा की ओनरशिप रखेगा। अच्छा, स्पेशल पर्पस चूंकि साहब स्पेशल पर्पस व्हीकल चूंकि एक इंडियन कंपनी हो सकता है इसलिए वो 115 BAA ऑप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अच्छा, अगर उसने 115 BAA ऑप्ट कर लिया तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो भी डिविडेंड इनकम होगा वो रेट के हैंड में तो एग्जेम्प्ट है बट इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? मतलब डिविडेंड इनकम जो एसपीवी से आएगा वो इन्वेस्टर्स के हैंड में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, चले सारी बातें हो गई। टीडीएस ऑन सर्टेन इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, तो फिर मतलब देख लें जो भी मतलब टीडीएस वगैरह की रिक्वायरमेंट है साहब, जो इनकम, बहुत ध्यान से, जो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल नहीं है मतलब एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है, उसी इनकम पे टीडीएस होगा। और जो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल है, इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट है, उस इनकम पे टीडीएस नहीं करना। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, बिजनेस ट्रस्ट अगर एसपीवी से कोई इंटरेस्ट रिसीव करती है वो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल है। तो जब इस इनकम को आप इन्वेस्टर्स को क्रेडिट करोगे या पे करोगे तो आपको रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स पर 10% और फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट पर 5% का टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, बहुत ध्यान से मैं थोड़ा सा इसको एक बार कवर कर देता, ये अभी ना देखें। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय रिट, रिट जो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन करती है इससे जो रेंटल इनकम आता है वो रिट के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है, तो इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। तो जब साहब इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा तो आपको उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका रेसिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10% का टीडीएस कर लो, अगर एनआर यूनिट होल्डर है या फिर मतलब फॉरेन कंपनी है तो फिर रेट्स इन फोर्स। अच्छा, अब मैंने जो टेप में लगा दिया वो है साहब डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, अच्छा तो बहुत ध्यान से, एसपीवी से
रिट को डिविडेंड मिला, ये रिट के हैंड में एग्जम्प्ट है। क्या मेरी बात समझ पाए? ये रिट के हैंड में एग्जम्प्ट है। अच्छा, अब रिट जब इस डिविडेंड को अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या डिविडेंड या मतलब साल के एंड में जब वो उनके बुक्स में पे कर देगा या फिर क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, जो भी होगा। अच्छा, एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट किया है लेट से, और लेट से नहीं किया। तो अगर एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट किया है तो ही इन्वेस्टर्स के हैंड में ये डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगा, रेट को टीडीएस करना पड़ेगा। अगर एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया तो इन्वेस्टर्स के हैंड में ये टैक्स नहीं होगा, टीडीएस बिजनेस ट्रस्ट को नहीं करना। क्या मेरी बात समझ पाई? अच्छा, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देख लें। Dividend from SPV, SPV opted for 115 BAA. If SPV has opted for 115 BAA, then this dividend income is going to be taxable in the hands of the investors and rate is liable to make TDS. अच्छा, तो साहब जो रेट होगा TDS का वो 10% और 10% होगा, और अगर एसपी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया होगा तो इन्वेस्टर्स के हैंड में वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, रेट को यहाँ पे TDS नहीं करना। अच्छा, बहुत ध्यान से साहब, मतलब बिजनेस ट्रस्ट की इनकम अगर एग्जम्पशन से पहले अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो बिजनेस ट्रस्ट को अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। चलो फिर ये बात भी हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी रहती है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन बिजनेस ट्रस्ट एंड एसपीवी। तो जैसे कि हमने बात की एसपीवी कौन हो सकता है और बिजनेस ट्रस्ट का उससे क्या रिलेशन है। बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में इन्वेस्ट करता है और इसके बदले एसपीवी जो बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट पे करता है। क्या मेरी बात समझ पाए? डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट जो बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी को पे कर रहा होता है साहब, वो एसपीवी के हैंड में एग्जम्प्ट होता है। तो पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड जो एसपीवी को रिट मतलब डिविडेंड जो एसपीवी रिट को पे कर रहा होता है वो एसपीवी के हैंड में एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, क्योंकि वो डिविडेंड एसपीवी के हैंड में एग्जम्प्ट है इसलिए, अच्छा, क्योंकि वो डिविडेंड रिट के हैंड में एग्जम्प्ट है इसलिए एसपीवी को उस पर टीडीएस नहीं करना, इसलिए एसपीवी को उस पर टीडीएस नहीं करना। कंसीक्वेंटली एसपीवी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस ऑन सोर्स ऑन द डिविडेंड। ठीक बात है। अच्छा, जब एसपीवी उस मतलब डिविडेंड इनकम को अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपना मतलब अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा, अगर एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट किया हुआ है तो वो डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर या मतलब इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा, इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। एसपीवी जो भी रेट को इंटरेस्ट पे करेगा, एसपीवी के मतलब जो भी इंटरेस्ट मतलब रेट को पे करेगा रेट के एंड में, बिजनेस ट्रस्ट के एंड में वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। अच्छा, तो और साथ में जो चूंकि इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है इसलिए इसलिए एसपीवी को उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं करना। ये जो इंटरेस्ट इनकम है साहब वो इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है, इसलिए एसपीवी इसलिए रिट को उस इंटरेस्ट पे 194 एलबीए के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा, 194 एलबीए के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ आई। ये हो गया, एक और छोटा सा पॉइंट आपके साथ देखना था। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और देख लें। तो हमने देखा कि कुछ इनकम ऐसी होती है साहब जो कि बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल होते हैं और कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल नहीं होते। तो कौन सी इनकम जो है वो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल नहीं होती, नॉट टैक्सेबल एट द लेवल ऑफ बिजनेस ट्रस्ट? इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी एंड रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय इट। ठीक बात है। अच्छा, ये सारी की सारी इनकम जो होती है ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जम्प्ट होती है बट इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगी। डिविडेंड वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी आपके साथ देख लिया है। ठीक बात है। अच्छा, इन तीन के अलावा जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी साहब? वो सारी इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल होगी। और किस रेट में टैक्सेबल होगी? एमएमआर या फिर सेक्शन 111 या फिर 112 रेट। ठीक बात है। और ये जितनी भी इनकम होगी ये इन्वेस्टर्स के हैंड में क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। दीज इनकम आर एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक बात है। अच्छा, अगर बिजनेस ट्रस्ट को कोई कैपिटल गेन वगैरह अराइज होता है तो उस केस में अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 111 ए में कवर्ड है तो 111 ए का रेट लगा दो, अदरवाइज एमएमआर लग जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 112 में कवर्ड है तो 112 का रेट लगा दो, अदरवाइज एमएमआर लग जाएगा। अच्छा, बहुत ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू अराइज हुआ साहब, वो इशू क्या है? बहुत ध्यान से, वो इशू क्या है? डबल नॉन टैक्सेशन। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ट्रस्ट जो भी इनकम अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो माना जाता है इन द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक बात है। अच्छा,
हमने देखा कुछ इनकम ऐसी है जो कि बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल है और वो इनकम इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जम्प्ट है, और कुछ इनकम ऐसी है जो कि इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है और वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जम्प्ट है। अच्छा, देखा क्या गया, ध्यान दीजिएगा, एक 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 चीज आई जो कहलाती है डबल नॉन टैक्सेशन। जो क्या कहलाती है? डबल नॉन टैक्सेशन। अच्छा, सेक्शन 56 टू 12, ध्यान दीजिएगा, हाउ दिस डबल नॉन टैक्सेशन अराइजेस। अच्छा, देखेंगे, double non-taxation is a situation where any income is neither taxed in the hands of business trust nor it is taxed in the hands of the investor। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को लोन रिपे किया, बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी को लोन दिया, एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को लोन रिपे किया, एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को लोन रिपे किया, ठीक बात। अच्छा, तो इसका मतलब बिजनेस ट्रस्ट के पास एसपीवी से लोन का रिपेमेंट आया, ठीक बात है। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट के पास एसपीवी से अगर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आता है वो तो एग्जम्प्ट हो जाता है। बिजनेस ट्रस्ट के पास एसपीवी से जो लोन का रिपेमेंट आएगा, ये इसको एग्जम्प्ट करने के लिए एक्ट में स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर एसपीवी से लोन का रिपेमेंट आएगा उसे एग्जम्प्ट करने के लिए एक्ट में स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है। पर अगर आप किसी को लोन देते हो, अगर वो लोन वापस आपको मिल जाएगा तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स रेवेन्यू इनकम पे लगता है, लोन की रिपेमेंट में इनकम टैक्स नहीं लगता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? अच्छा, तो एसपीवी से जो लोन का रिपेमेंट हुआ टू द बिजनेस ट्रस्ट, वो बिजनेस ट्रस्ट के अंडर में टैक्सेबल नहीं है। क्योंकि साहब लोन, अगर आप किसी को लोन देते हो, अगर वो आपको लोन वापस कर दे तो उस लोन पे क्या इनकम टैक्स लगा दोगे? जवाब है नहीं। अच्छा, इसका मतलब लोन की जो रिपेमेंट है वो एसपीवी से जो लोन की रिपेमेंट है वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल नहीं हुई। अच्छा, अब बिजनेस ट्रस्ट जो यूनिट होल्डर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसे सेम नेचर एंड सेम प्रपोर्शन माना जाता है, तो लेट से बिजनेस ट्रस्ट के पास जो पूरे साल में इनकम आई, लेट से 100 लाख रुपीज आई, लेट से पूरी इनकम जो है साहब वो 100 लाख रुपीज की आई। अच्छा, पूरी इनकम कितने की आई? 100 लाख रुपीज की। इसमें से 20 लाख रुपए जो है साहब ये लोन का रिपेमेंट है। तो बिजनेस ट्रस्ट ने जब यूनिट होल्डर्स को इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, उस टोटल इनकम में से जो 20% होगा वो क्या माना जाएगा? लोन का रिपेमेंट। और लोन का रिपेमेंट क्योंकि सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन, तो ये जो 20 लाख रुपए जो लोन का जो रिपेमेंट है साहब, क्योंकि आपको पता है कि 3 इनकम को छोड़ के हर प्रकार की इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट। 3 इनकम को छोड़ के हर प्रकार की इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट है। कौन सी 3 इनकम? इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी एंड रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय द बिजनेस। इन 3 इनकम को छोड़ के हर प्रकार की इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट है। तो ये जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या जो डेट रीपेमेंट है वो भी यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से दोस्तों, आप जुगाड़ क्या हुआ? लेट्स से बिजनेस ट्रस्ट के पास 100 लाख रुपीस है जो अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहता है। बिजनेस ट्रस्ट ने अपना बिजनेस किया, 100 लाख रुपीस कमाया जो वो अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहता है। बट अगर बिजनेस ट्रस्ट वो पैसा इन्वेस्टर्स को पास ऑन करता है तो उस पैसे पे बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्स बन जाएगा या इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स बन जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल, और ध्यान से इस चीज को समझें, लेट्स से स्पेशल पर्पस व्हीकल ने बिजनेस ट्रस्ट को लेट्स से डिविडेंड दिया 100 लाख रुपीस का डिविडेंड। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने जो बिजनेस ट्रस्ट को दिया वो इसके हैंड में एग्जम्प्ट। बट जब बिजनेस ट्रस्ट इस डिविडेंड इनकम को अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन करेगा तो वो जो है साहब वो किस तरीके से ट्रीट होगा? एज डिविडेंड इनकम, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो बिजनेस इनकम क्या करता है? इसी डिविडेंड इनकम को दोबारा से लोन के फॉर्म में बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी को दे देता है, और एसपीवी जो है साहब फिर वो उस लोन को रिपे कर देता है बिजनेस ट्रस्ट को। तो इसका मतलब बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया? एसपीवी से मिलने वाले डिविडेंड को, इंटरेस्ट को, या रेंटल इनकम जो उसने खुद से प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई है उसको बिजनेस ट्रस्ट ने उसे एसपीवी को लोन वगैरह के फॉर्म में दे दिया, और लोन के फॉर्म में दे दिया, या फिर उसके इक्विटी शेयर्स वगैरह खरीद लिए और एसपीवी ने उस इक्विटी शेयर को रिडीम कर दिया या फिर लोन का रिपेमेंट कर दिया। इस तरीके से बिजनेस ट्रस्ट ने अपने डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और अपने रेंटल इनकम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डेट के रिपेमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और इस इनकम को वो फिर जब यूनिट होल्डर को पास ऑन करेगा तो यूनिट होल्डर के लिए इनकम 1023 एफडी में एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो वो इस इनकम पे साहब ना तो बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ा और न ही यूनिट होल्डर को टैक्स देना पड़ा।
यहां से कॉन्सेप्ट आया जिसको हम क्या कहते हैं, डबल नॉन टैक्सेशन। तो सर क्या रियलिटी में ऐसा होता भी है, या फिर देखेंगे साहब, ये एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट का एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट ने अपने इन्वेस्टर्स को जो क्या क्या पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5.20 पर यूनिट विच कंप्राइजेस इंटरेस्ट ऑफ 1.28। तो ये जो इंटरेस्ट है साहब, ये बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है। अच्छा, डिविडेंड 1.54 पर यूनिट, तो ये जो डिविडेंड है ये रेट के एंड में एग्जम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के एंड में टैक्सेबल हो जाएगी यदि जिस एसपीवी से ये डिविडेंड मिला है उस एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया हुआ है। तो अच्छा आगे पढ़ेंगे, एंड इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ एसपीवी लेवल डेट ऑफ 2.38, मतलब एंड इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ एसपीवी लेवल डेट ऑफ 2.38, मतलब कि साहब इस बिजनेस ट्रस्ट ने अपने एसपीवी को लोन दिया और एसपीवी ने उस लोन का रीपेमेंट किया, और उस रीपेमेंट को जो किया तो अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया, सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये जो 2.38 है साहब, ये जो इनकम है ये ना तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल है और नहीं ये इनकम कहां पे टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर के एंड में टैक्सेबल है। तो ऐसी इनकम को टैक्स करने के लिए एक नया प्रोविजन आया है जिसका नाम है 56(2)(12), जो क्या कहता है कि ऐसी जो इनकम होगी वो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, इन्वेस्टर्स के अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर सोर्सेज। तो अगर कोई सम ऐसी है जिसमें ना तो बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ा और नहीं इन्वेस्टर्स को उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो जो सम होगा डियर ए माइनस बी माइनस सी फॉर्मूले से इन्वेस्टर्स के हैंड में अदर सोर्सेज हेड में टैक्स हो जाएगा। अच्छा, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ अग्रीगेट ऑफ वो सम जिसपे किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ा, मतलब डबली नॉन टैक्स्ड इनकम। अच्छा, ए का मतलब वो हुआ। बी का मतलब है जिस अमाउंट पे बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट इशू किया था टू द इन्वेस्टर्स, और सी का मतलब है कोई अमाउंट जो कि ऑलरेडी इसी क्लॉज में किसी भी प्रीवियस ईयर में पहले ही टैक्स हो गया तो उसको माइनस कर दो। सर एक एग्जांपल के थ्रू बात समझ आएगी, तो ध्यान दीजिएगा। देखेंगे, मिस्टर रवि परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ पार्क एस्टेट रेट फॉर 100 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, ऑन 1/4/2024 रेट डिस्ट्रीब्यूट्स द फॉलोइंग सम टू द यूनिट होल्डर्स इन डिफरेंट प्रीवियस ईयर 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, इंटरेस्ट 5, 10, 15, 5, रेंटल 15, 10, 5, 5 एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल 50, 40, 30, 10। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो साहब इंटरेस्ट इनकम है ये रेट के हैंड में एग्जम्प्ट है, बट इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ होम, इन्वेस्टर्स। ठीक बात है। अच्छा, ये जो आपका रेंटल इनकम है इट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रेट, बट इट इज अगेन गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अच्छा, बट जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है दिस इज नीदर गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेट नॉर इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इसलिए इस इनकम को टैक्स करने के लिए जो कि इंटरेस्ट और रेंटल से भी ज्यादा होता है, हमने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, कॉन्सेप्ट जो प्रोविजन आया हुआ है 56(2)(12) का। अब 56(2)(12) के हिसाब से टैक्स कैसे निकलेगा, अगर हम प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करें तो ए माइनस बी माइनस सी। ए का मतलब क्या है, वो सम जो कि किसी के भी हैंड में टैक्सेबल नहीं है, 50 रुपए। अच्छा, बी का मतलब है यूनिट्स कितने में परचेज किया था, 100 रुपीज में, 50 माइनस 100, और सी का मतलब ऑलरेडी अगर 56(2)(12) में कुछ टैक्स हो गया तो वो है 0। तो सर ये -50 है, तो अगर -50 है तो उसको नील मान लेंगे, मतलब कुछ भी अमाउंट 56(2)(12) में मिस्टर रवि के हैंड में टैक्स नहीं होगा इन द प्रीवियस ईयर 24-25। क्या मेरी बात किसी को समझ आ रही है साहब? अच्छा, दूसरा 24-25 हो गया, 25-26 की बात कर लें, सेम फॉर्मूला ए माइनस बी माइनस सी। अच्छा, ए का मतलब क्या हुआ, अग्रीगेट जो आपको आज तक वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सर 40 रुपए इस साल मिले, 50 रुपए पिछले साल मिले थे, मतलब 90 रुपए। 100 रुपए में हमने यूनिट परचेज किया था, और 0 का मतलब, और हम अभी तक 56(2)(12) में कुछ भी अमाउंट हमने टैक्स नहीं दिया, तो इसका मतलब 25-26 में भी निल, 25-26 में भी 56(2)(10) में 56(2)(12) में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, 26-27 ए माइनस बी माइनस सी, क्यूमुलेटिवली आपको कितना पैसा मिला है रिटर्न ऑफ कैपिटल जो किसी के भी हैंड में टैक्स नहीं है साहब, 50, 40, 30 बोले तो 120 रुपए। अच्छा, यूनिट हमने खरीदा था 100 रुपए का, अभी तक कुछ भी टैक्स नहीं पे किया, मतलब 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए है पर यूनिट, अब ये रवि के हैंड में टैक्स होगा इन द प्रीवियस ईयर 26-27 अंडर सेक्शन 56(2)(12) एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, चौथा 27-28 अगेन ए माइनस बी माइनस सी, क्यूमुलेटिवली आपको आज तक कितने पैसे मिल गए, 130। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? अच्छा, तो 130
हमने यूनिट परचेज किया था 100 रुपए का, बट सर जी 20 रुपए हमने ऑलरेडी 56 टू 12 में टैक्स पे कर दिया, तो इस साल हमारा कितना टैक्स होगा 10 रुपए। तो 10 रुपए आपका 27-28 में सेक्शन 56 टू 12 में टैक्स हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा नील तो 20 रुपए कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं साहब रवि के पास 1000 यूनिट्स हैं, तो 20 रुपए 1000 यूनिट बोले तो 20,000 और 10 रुपए 1000 यूनिट्स बोले तो 10,000। तो देखेंगे साहब ये 20,000 और 10,000 पर टैक्स हो गए। ये जो क्वेश्चन है हम आपके साथ इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में देखेंगे। और ये सब कुछ हो गया हमारा, और तो कुछ नहीं बचाना। चलें सर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो हमारे पास पास थ्रू एंटिटी है साहब दैट इज इन्वेस्टमेंट फंड। ध्यान दीजिएगा डियर, हमारे देश में साहब 3 तरीके के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं साहब। एक है आपका टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। मतलब हमारे देश में 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट फंड्स हो सकते हैं जो कि सेबी के हिसाब से हैं। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट फंड्स हो सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हमारे देश में 3 तरीके के हैं। C1 मतलब कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 और जो 2 है साहब, इनका मेन जो बिजनेस होता है ये स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल एंटिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करने का होता है। मतलब ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या होता है कि ये लोग ना एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चैनलाइज करने का काम करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक फंड बन गया जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट फंड के पास जो पैसा आया वो पैसा इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो अगेन जो है वो स्टार्टअप्स में, वेंचर कैपिटल एंटिटीज में और ऐसे ऐसे जो एसएमईज वगैरह हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक बात है। तो लेट्स से कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं किसी स्टार्टअप में एसएमई वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बट मेरे पास हो सकता है ना इतना टाइम हो ना इतनी एक्सपर्टीज हो, तो मैंने किसी इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट परचेज कर ली, मैंने उस इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो आगे स्टार्टअप्स में, एसएमईज में, वेंचर कैपिटल एंटिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करेगा। ठीक बात है। अच्छा तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फंड क्या करते हैं, वो एक तरह से जो है इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को एसएमईज में, वेंचर कैपिटल एंटिटीज वगैरह में चैनलाइज करने का काम करते हैं। ठीक बात है। अच्छा मेरी बात पे ध्यान दीजिए, C1 और C2 टाइप जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं ये तो साहब देश में रियल इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, जिसके थ्रू जहां पे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे को मतलब इकट्ठा करते हैं और इसको चैनलाइज करते हैं इन एसएमईज, इन वेंचर कैपिटल एंटिटीज, इन स्टार्टअप एंटिटीज, इन ग्रोइंग एंटिटीज एक्सेट्रा। अच्छा जो आपका सी टाइप इन्वेस्टमेंट फंड है मींस टाइप 3 जो इन्वेस्टमेंट फंड है आपका, ये जो है साहब ये बेसिकली हेज फंड्स होते हैं। अच्छा हेज फंड्स आपने पढ़ा होगा अपने एफएम में। हेज फंड्स जो होते हैं डियर, ये लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं लिवरेजेस मतलब डेट, और ये जो है कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में एंगेज होते हैं और ये डेरिवेटिव वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक बात है। तो इनको हम ये टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, हमने साहब जो टैक्स बेनिफिट दिया है वो हमने 2 एंटिटीज को दिया है। कौन कौन से, अगर आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरह से रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सेबी, अंडर टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी इन्वेस्टमेंट फंड, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट फंड की तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, और हम आपको पास थ्रू स्टेटस देंगे, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट फंड का काम क्या होता है साहब, सारे बच्चे बताएं इन्वेस्टमेंट फंड का काम क्या होता है। इन्वेस्टर से पैसा लेना और उसे अलग अलग एंटिटीज में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड एंटिटीज है, उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक बात है। मतलब पैसा लो, उनपे इन्वेस्ट करो और उनको बिजनेस करने दो, और तुम्हें उसके बदले क्या मिलेगा, तुम्हें वहां से मिलेगा, हो सकता है रेंटल मिले, डिविडेंड वगैरह मिले, बाकी मतलब सारी की सारी चीजें मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट फंड खुद से बिजनेस करना ना शुरू कर दे, ये और लोगों के बिजनेस में पैसा लगाए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा अगर आप देखेंगे साहब, मैं आपके साथ कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर करता हूं। इंडिया में जो AI1 है, इसमें कुल मिला के कमिटेड इन्वेस्टमेंट कितनी है आज के समय तक, मतलब आज के समय नहीं 6-8 महीने पहले का मतलब डेटा है, 77,000 करोड़ रुपीस। ठीक बात है। अगर आप AI2 देखेंगे तो 9,10,000 करोड़ रुपीस मतलब इन्वेस्टमेंट है इनमें, मतलब दिस अ ह्यूज अमाउंट, 9,10,000 करोड़। अच्छा और AIF3 देखेंगे साहब तो 1,45,000 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फंड जो है इट इज वेरी पॉपुलर इन द मार्केट, और आप इन डेटा को देख के समझ सकते हैं। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टर्स इसके होंगे साहब, वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड है ये इनमें इन्वेस्ट करेंगे और
इन्वेस्टमेंट फंड के पास जो पैसा आएगा, इस पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा बाकी एंटिटीज में, एसएमईज में, मतलब ग्रोइंग एंटिटीज में वगैरह में, मीन्स वो एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करेगा और यहाँ से इसे जो है वो इनकम आएगी। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या हुआ, C1 या फिर 2 टाइप AIF ऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और ये इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं एज अ ट्रस्ट, LLP या फिर कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब बता दूं, देखेंगे साहब। अच्छा, investment fund means a fund established or incorporated in India in the form of a trust or company or LLP or body corporate which has been granted as a certificate of registration as category 1 or 2 AIF and is regulated under SEBI AIF regulations या फिर IFSC authority fund management regulations। अच्छा, तो सर होगा क्या, इन्वेस्टमेंट फंड को किन किन इनकम के लिए पास थ्रू मिला है साहब? इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम पे उनको क्या मिल गया, पास थ्रू। सारी इनकम पे क्या मिल गया, पास थ्रू। कैप गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, अदर टाइप ऑफ इनकम एग्जम्प्ट इन द एंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो सर क्या सैलरी हिडन इनकम नहीं आ सकती? अच्छा, टैक्स, और तो अगर इन इनकम पे अगर इन्वेस्टमेंट फंड को पास थ्रू मिल गया तो इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल इन द एंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बट सर पीजीबीपी का कैसे रह गया, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फंड का मेन फंडा क्या है, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट फंड, कि सर जी इन्वेस्टमेंट फंड लोगों से, इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करे और उसे चैनलाइज करे इन द एक्टिविटीज और इन द बिजनेस ऑफ अदर पर्सन, वो खुद बिजनेस करना ना शुरू कर दे। दैट इज द प्राइम आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टमेंट फंड। बट अगर इन्वेस्टमेंट फंड अगर खुद ही बिजनेस करना शुरू कर देगा तो साहब उसमें हम इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर टैक्स ले लेंगे, मतलब उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट फंड को पास थ्रू नहीं है। इन्वेस्टमेंट फंड अपने पीजीबीपी लेवल पे अगर वो बिजनेस, तो अगर वो खुद से अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उस पर टैक्स पे कर दे, और जो टैक्स इन्वेस्टमेंट फंड पे कर देगा, इसलिए वो इनकम जो होगी इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर पीजीबीपी हेड की इनकम है वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर टैक्सेबल होगी, इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जम्प्ट हो जाएगी, और अगर अदर इनकम है जैसे कैपिटल, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, अदर टाइप्स ऑफ इनकम, ये इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे एग्जम्प्ट है और इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, चलिए फिर सारी बातें हो गई तो मेरे साथ साथ देख लें, देखेंगे। अच्छा, any income of investment fund other than income chargeable under the head PGBP are exempt from tax। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, पीजीबीपी वाली, और इसके अलावा सारी की सारी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में एग्जम्प्ट है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर्स, एनी इनकम अकरिंग अराइजिंग और रिसीव्ड बाय द यूनिट होल्डर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड out of the investment made in the investment fund shall be chargeable to tax in the same manner as if the investment was made directly by the investors। ठीक बात, ये बात हम काफी समय से देख रहे हैं। अच्छा, मुद्दे वाली बात क्या है, देखेंगे। The income paid or credited by the investment fund shall be deemed to be of the same nature and in the same proportion। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी इनकम को साल के एंड में अगर पे नहीं किया टू द इन्वेस्टर्स तो हम उसका डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन साल के एंड में मान लेंगे। अच्छा सर एक बात और बताओ, इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर लगने वाला टैक्स रेट क्या होगा, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर हमने एमएमआर देखा था और 111A या फिर 112 देखा था। इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर का क्या मतलब मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फंड अगर कंपनी या फर्म की तरह से, पार्टनरशिप फर्म की तरह से इनकॉर्पोरेट होती है तो 30% या 25% एज द केस में भी, ठीक बात। अच्छा, बट अगर वो अदर एंटिटी की तरह से इनकॉर्पोरेट होती है तो एमएमआर। तो अगर आप कंपनी या फर्म की तरह से इनकॉर्पोरेट होगे तो 30% या 25% एज द केस में भी, और अगर आप अदर एंटिटी की तरह से इनकॉर्पोरेट होते हो तो आपके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो होगा एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। चले फिर हो गया। चले अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साहब। तो हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट फंड की जो भी इनकम है, इन्वेस्टमेंट फंड की जो भी इनकम है, उस इनकम में से पीजीबीपी इनकम को छोड़ के बाकी सारी की सारी इनकम को इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है। मतलब ये इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगी और पीजीबीपी इनकम जो होगी वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर टैक्सेबल होगी, इन्वेस्टर्स के हैंड में वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आप ये जो लेवल देख रहे हैं कैटेगरी 2 इन्वेस्टमेंट फंड में 9,10,000 करोड़ रुपए, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा आंकड़ा दूं तो ये बनता है साहब $100 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट, ठीक बात है। तो इसका मतलब इंडिया में जो कैटेगरी 2 इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो कमिटेड है वो $100 बिलियन के आसपास है। और साहब दिस इज अ बिग नंबर। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं साहब वहां पे भी ये नंबर अचीव नहीं हो सका। अमेरिका की बात छोड़ दें साहब, वो एक्सेप्शन है, अमेरिका एज एन एक्सेप्शन, ठीक बात है। तो अमेरिका को साइड कर दें। बाकी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें वहां भी इतना बड़ा नंबर नहीं है। सो साहब ये चमत्कार कैसे हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया इन्वेस्टमेंट फंड में? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन है कि इन्वेस्टमेंट फंड का जो लॉस है
इन्वेस्टमेंट फंड का जो लॉस है वो लॉस जो है वो इन्वेस्टर्स को पास थ्रू किया जा सकता है। सो दैट इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट अंडर इन्वेस्टमेंट फंड, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, who will carry forward and set off the losses occurred at investment fund, ठीक बात है। अच्छा, तो साहब जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जिस एंटिटी के हैंड में लॉस हुआ, लॉस उसी एंटिटी के हैंड में कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक बात है। दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। बट इन्वेस्टमेंट फंड में सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दिया और कहा कि सर जी लॉसेस भी पास थ्रू कर दो इन्वेस्टर्स को। सर एक बात बताओ, इन्वेस्टर लॉस लेके करेगा क्या? अच्छा, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा क्योंकि उनको पता है कि वो क्या करेगा। आगे आते हैं। अच्छा, who will carry forward and set off the losses occurred at investment fund, any loss remains। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे अगर कोई भी लॉस बच जाती है मतलब आप अगर कोई भी लॉस आता है तो उस लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक बात है। तो इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर कोई लॉस इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे बच गई, तो क्या होगा? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, एक सेकंड बस। तो अगर वो लॉस पीजीबीपी हेड की लॉस है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो लॉस पीजीबीपी हेड की लॉस है तो चूंकि पीजीबीपी हेड की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर टैक्सेबल होती है, इसलिए जो लॉस होगा वो भी इन्वेस्टमेंट फंड का ही लॉस माना जाएगा, टू बी कैरिड फॉरवर्ड एट द एंटिटी लेवल एंड नॉट टू बी पास ऑन या फिर अलॉटेड टू द इन्वेस्टर्स। तो पीजीबीपी हेड का अगर लॉस है तो वो एंटिटी के लेवल पे कैरी होगा, वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन या अलॉट नहीं किया जाएगा। बट अगर वो अदर हेड का लॉस है, जैसे कैप गेन वगैरह का लॉस है, तो उस लॉस को आप इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दो इन द प्रपोर्शन ऑफ द यूनिट्स दे आर होल्डिंग। बट साहब जेन्युइन इन्वेस्टर होना चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम 12 महीने से वो आपकी यूनिट्स होल्ड किया हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो लॉस पास ऑन करो, अदरवाइज लॉस पास ऑन नहीं हो सकता। अच्छा, can be passed on allotted to the investors if they held the units for at least 12 months, ठीक बात है। और अगर आप लॉसेस इन्वेस्टर्स को पास ऑन करते हो तो तो जो लॉसेस इन्वेस्टर्स के पास गए हैं उनको, जो भी लॉसेस इन्वेस्टर्स के पास हैं, इन्वेस्टर्स अपने अदर इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, लॉसेस अगर इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे होते हैं साहब तो उसका ट्रीटमेंट कैसे है? अगर पीजीबीपी हेड का लॉस है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होगा, एंटिटी के लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होगा, इन्वेस्टर्स को पास ऑन नहीं होगा। अगर अदर लॉस है तो वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो सकता है अगर उन्होंने कम से कम 12 महीने से यूनिट्स को होल्ड किया हुआ है तो। और जो भी लॉसेस इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स उन लॉसेस को अपने अदर टैक्सेबल इनकम से एडजस्ट कर सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक बात है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, ये भी बातें हमने आपके साथ देख ली। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंड को साहब स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा टू द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी 15 जून तक, और मतलब यूनिट होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा 30 जून तक। आईटीआर फाइल करना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल बनता है टीडीएस का क्या मैकेनिज्म है? ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट फंड को अपने जो भी मतलब रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स हैं उनमें से आप 10% के रेट पे, और जो नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स हैं या फिर कोई मतलब फॉरेन कंपनी, तो रेट्स इन फोर्स के हिसाब से वहां पे टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, ये दिस समरी पे नहीं जाते, क्वेश्चन देख लें मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। अच्छा, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ सम इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25। तो साहब कॉन्सेप्ट क्या रहा हमारा इन्वेस्टमेंट फंड के लिए? इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड में एग्जम्प्ट हो जाएगी एक्सेप्ट पीजीबीपी। वो इनकम इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगी इन द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रपोर्शन। ये बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे सिर्फ पीजीबीपी लेवल की इनकम टैक्स होगी और वो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फंड को अगर कोई लॉस होता है, अगर वो लॉस पीजीबीपी हेड का है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड का ही लॉस माना जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे कैरी होगा। अगर कोई लॉस अदर हेड का है तो फिर वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन किया जा सकता है और इन्वेस्टर्स उस लॉस को अपने जो है वो टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एज पर दी प्रोविजन। ये बात हो गई। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे 4 इन्वेस्टमेंट फंड का डेटा आपको दिया गया है साहब, इन्वेस्टमेंट फंड एबीसीडी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, अच्छा, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड एंड ईच यूनिट होल्डर अज्यूमिंग दैट ईच यूनिट होल्डर हैज 20 यूनिट होल्डर्स ईच एंड हैविंग 1 यूनिट जो वो होल्ड कर रहे हैं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 मंथ्स एंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन यूनिट इज द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर्स। चलें, तो मेरे साथ साथ देख लें,
या एक काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बैच में तो साहब हम इसके क्वेश्चंस देख ही लेंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बैच भी जो है वो जरूर से जो है वो क्यूए जो मतलब वीडियो का वो भी जरूर से देखें। और बाकी हमने आपके साथ रिवाइज कर ही लिया, तो फिर इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सबको बाय बाय।